सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट के दो टॉपिक बचे रह गए थे, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मेथड और गॉस सेडल मेथड। ठीक है, तो देखते हैं रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेथड क्या होता है। ये कुछ नहीं, बेसिकली एक इसमें क्या करते हैं, हमें रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेथड निकालना पड़ता है। जैसे बाइसेक्शन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जन 1 होता है, तो हमें दिखाना पड़ता है कैसे 1 है। लेकिन इतना लंबा सॉल्यूशन कोई पूछता नहीं है, इसके वही न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल सेम टू सेम, जैसे आपके बाइसेक्शन मेथड अगर आपको आता है तो इसके भी न्यूमेरिकल लगा लेंगे। सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल है, सेम, कोई चेंज नहीं है। अगर आपको बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, इटरेशन मेथड, इंटरप्शन मेथड अच्छे से आता है तो ये भी हो जाएंगे। इसीलिए हमने न्यूमेरिकल नहीं लिया, बिकॉज सेम वही है। इससे आपका टाइम खाली कंज्यूम होगा ज़्यादा। तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेथड में हम सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड देखते हैं कि इसका 1 कैसे आया रेट ऑफ कन्वर्जन। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, देख सकते हैं हमने इसको सॉल्व किया है तो 1 आया है। सो बाकी मैंने नहीं सॉल्व करें बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में ये पूछेगा आपसे कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ बाइसेक्शन मेथड, तो आपको आंसर देना है 1। फिर वो ये पूछ सकता है व्हाट इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड, तो आपको आंसर देना है 1.618। व्हाट इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इटरेशन मेथड, तो आपको देना है 1। व्हाट इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड, तो आपको देना है 2 आंसर। ठीक, ये याद रखिए बस। इसीलिए देखिए हमने सारे मेथड के आगे उसका रेट ऑफ कन्वर्जन लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं गॉस सीडल मेथड क्या होता है। सो गॉस सीडल मेथड, it is the method of successive displacement. It an iterative method used to solve a system of linear equation. इस मेथड से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मतलब ऐसा समझिए, लीनियर इक्वेशन दी होती हैं 3, उसमें से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, आप अभी प्रॉब्लम देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए आप प्रॉब्लम देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। चलिए, सो फर्स्ट प्रॉब्लम है सॉल्व बाई गॉस सीडल मेथड। 83x प्लस 11y माइनस 4z इज इक्वल टू 95 7x प्लस 52y प्लस 13z इज इक्वल टू 104 3x प्लस 8y प्लस 29z इज इक्वल टू 71। ठीक, सॉल्यूशन में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ये बात याद रखनी है कि एक्स वाई जेड इक्वेशन बनाने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि तीनों इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है सबसे बड़ा किस इक्वेशन में है। तो देख रहे हैं x का कॉफिशिएंट जो है सबसे बड़ा फर्स्ट इक्वेशन में 83। ठीक है, बिकॉज हमें चेक करना होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की इक्वेशन बनाने से पहले कि जो कॉफिशिएंट है x का या y का या z का, वो अदर जो कॉफिशिएंट है उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक, अब जैसे देख लीजिए, x का कॉफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 83, y का कॉफिशिएंट है 11 और z का कॉफिशिएंट है 4। तो 11 प्लस 4 15 और 83, तो 83 ग्रेटर है 15 से। सो इसीलिए हम ले रहे हैं x का कॉफिशिएंट 83 सबसे बड़ा तीनों इक्वेशन में, इसीलिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। मतलब वैल्यू नहीं, x की इक्वेशन निकाल रहे हैं, सॉरी। तो देखिए हमने x की इक्वेशन निकाली है, x इज इक्वल टू 1/83 95 माइनस 11y प्लस 4z। अब इन तीनों इक्वेशन में हमें देखना है कि y सबसे बड़ा किस में है। तो देखिए y सबसे बड़ा, y का कॉफिशिएंट सबसे बड़ा है इक्वेशन 2 में 52y है, बाकी सब में 8y है, एक में 11y है। तो सबसे बड़ा इक्वेशन 2 में, तो हम यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। चेक करते हैं, देखिए y का जो कॉफिशिएंट है वो अदर कॉफिशिएंट के सम से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 52 अलग हो गया और 13 प्लस 7 तो ये हो गया 20। तो 52 इज़ ग्रेटर देन 20, तो सही है, हमारा कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू, y की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने y की इक्वेशन निकाल ली। अब हम z की इक्वेशन निकालनी, तो हम देखेंगे तीन इक्वेशन में z का कॉफिशिएंट सबसे बड़ा किस में है। तो सबसे बड़ा z का कॉफिशिएंट है इक्वेशन थर्ड में 29z, सेकंड में 13, फर्स्ट में -4, तो सबसे बड़ा है 29z। अब कंडीशन देखते हैं, 29 जो z का कॉफिशिएंट है 29 और अदर कॉफिशिएंट जो x के कॉफिशिएंट है इस इक्वेशन में 3 और जो y का कॉफिशिएंट है 8, इन दोनों के सम से ज़्यादा है कि नहीं। तो देखिए 8 प्लस 3 11, 11 इज़ लेस देन 29, 29 इज़ ग्रेटर देन 11, तो यस 29 बड़ा है। तो हम यहाँ से अब z की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो z इक्वल्स टू हमारा आ गया 1/29
71 माइनस 3x माइनस 8y हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमने जो अभी निकाली हमने थर्ड है, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हमने मान लिया। अब हमें इसमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना होता है। अब कहेंगे आप अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, तो पहले आप समझिए, पहले हम समझा रहे हैं, पहले समझिए। तो देखिए, अब सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट में y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो देखिए, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरी x इज इक्वल टू 1/83 95 माइनस 11y प्लस 4z, इसमें जब हमने रखा है y z की वैल्यू 0, तो मेरा आया है 1.145। अब हम इसको मान लेंगे फर्स्ट, हमने लिख दिया सो x इज इक्वल टू x1, हमने मान लिया x जो है हमारा x1 है, तो हमने लिख दिया x1 इज इक्वल टू 1.415, ठीक है। अब जो x1 की वैल्यू आई है, हमने x को माना था x इज इक्वल टू x1, तो हम ये x1 बोल रहे हैं या x बोलें, बात एक ही है। तो x1 की जो वैल्यू आई है 1.145 और जो z की वैल्यू है 0, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। मतलब जो वैल्यू आती जाएगी उसको हम अगली इक्वेशन निकालने के लिए उसको उसमें पुट करते जाएंगे। जैसे देखिए x की वैल्यू आ गई x1 की, तो हम देखिए अगली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें x1 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। z तो अभी कुछ निकली नहीं, तो z वही पुरानी जो 0 मानी थी वही हमने ले लिया, ठीक है। तो देखिए, अब जब इसमें रखा y इक्वल टू 1/52 104 माइनस 7x माइनस 13z, जब हमने इसमें पुट किया x के यहाँ पर 1.145 और z के यहाँ पे 0, तो ये आया सॉल्व होके 1.846। तो हमने मान लिया सो y इक्वल टू y1, तो हमने y को मान लिया y1, तो हमने लिख दिया y1 इक्वल टू 1.845, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया जो पुट x1 और y1, जो x1 की वैल्यू आई थी और वो जो y1 की वैल्यू आई थी, ये जो आई है अभी, इन दोनों को हमने रख दिया इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, z इक्वल्स टू 1/29 71 माइनस 3x माइनस 8y। तो देखिए, हम y बोल रहे हैं या y1 बोल रहे हैं, बात एक ही है, क्योंकि हमने लिख लिया ना था। सो y इक्वल टू y1, हमने y को y1 माना है और z को z1 माना है, ठीक है। ठीक है, y1 को हमने y को हमने y1 माना है, ठीक, और z को हमने z1 माना है, सॉरी x को हमने x1 माना है। तो हम जब इसको रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.821। तो हम लिख सकते हैं सो z इक्वल टू z1, तो हमने z को z1 मान लिया, तो हम लिख दें z1 इक्वल टू 1.821। तो देखिए, हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो गया, x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमें निकालना है, x2 y2 और z2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए लिखेंगे पुट y1 इक्वल टू 1.846 z1 इक्वल्स टू 1.821 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट किया, हमारी इक्वेशन 1 थी 1/83 वाली, उसमें हमने पुट किया y1 की वैल्यू 1.846, z1 की वैल्यू 1.821, ठीक है। तो हमारा देखिए सॉल्व होके आया x इज इक्वल टू 0.988। देखिए, हमने मान लिया सो x इज इक्वल टू x2, हमने x को अब x2 मान लिया क्योंकि सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, ठीक। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने x इज इक्वल टू x1 माना था, सेकंड के लिए माना x2, तो हो गया x2 इज इक्वल टू 0.988, ठीक है। हमने क्या किया, पुट x2, देखिए हमारी जो वैल्यू आई उसका हमने यूज़ कर लिया, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमारी वैल्यू आई थी x2 की, हमने भी यूज़ कर लिया, पुट x2 इज इक्वल टू 0.988 और z1 की वैल्यू, z2 की तो वैल्यू अभी आई नहीं है, तो z1 यूज़ ही करेंगे, z1 यूज़ करेंगे। z1 इक्वल टू 1.821 इंटू 2, इक्वेशन 2 में रखा। तो देखिए, जो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू 1.52 वाली, उसमें हमने जब ने रखा तो आई 1.412, ठीक। हमने तो मान लिया सो y इक्वल टू y2। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने मान लिया y इक्वल टू y2, मतलब y की जगह पे y2 लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, x2 और y2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दी। तो जो हमारी इक्वेशन थी z इक्वल टू 1/29, उसमें हमने जब ने रखा x2 और y2 की वैल्यू, तो ये आया 1.956। तो हमने मान लिया सो z इक्वल टू z2, तो हमने z की जगह पे z2 लिख दिया, बिकॉज सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, इसीलिए हमने z को रिप्लेस कर दिया z2 से, ठीक है। तो ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हमने निकालने के लिए हमने लिखा पुट y2 इक्वल टू 1.412 एंड z2 इक्वल टू 1.956 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो थी 1/83, इसमें हमने y2 रखा 1.412 और z2 रखा 1.956। अब आप लोग कहेंगे यार y2 तो यहाँ पे है नहीं, x और y है, तो हमने माना था ना कि x इज y इक्वल टू y2 और z इक्वल टू z2, वही तो रख सकते हैं ना फिर। तो हमने जब इसमें निकाली तो हमारी वैल्यू आई x3 इक्वल टू 1.051। अब देखिए, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने मान लिया सो x इक्वल टू x3, तो x3 मान लिया, ठीक है। फिर पुट x
पुट x3 इज इक्वल टू 1.051 जो आई थी वैल्यू अभी वो हमने यूज़ कर लिया, प्रीवियस वैल्यू को हमने यूज़ कर लिया। तो x3 की वैल्यू हमें पता थी, z3 की पता नहीं, तो z2 की यूज़ करेंगे 1.956 इंटू इक्वेशन 2 में जब रखा x3 और z2 की वैल्यू तो आया y3 इज इक्वल टू 1.344। हमने मान लिया सो y इज इक्वल टू y3, तो हमने y की जगह पे y3 लिख दिया बिकॉज थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालने इसलिए, ठीक। y को रिप्लेस कर दिया y3 से। पुट x3 एंड y3 वैल्यू इनटू इक्वेशन थर्ड। अब x3 और y3 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो आ गया इक्वेशन थर्ड थी हमारी z इक्वल टू 1/29 वाली जो थी वो वाली, तो आया x3 z3 इक्वल्स टू 1.969। हमने इसमें भी लिख दिया सो z इक्वल्स टू z3, मतलब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकाले इसलिए हम z को z3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमने निकाला है फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने करा है पुट y3 एंड x3 वैल्यू इंटू 1। इक्वेशन फर्स्ट में रखा है x इज इक्वल टू 1/83 वाली में, तो ये आया है 1.051, ठीक। अब हम लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू x4 बिकॉज फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन निकाले इसीलिए x x4 में चेंज हो जाएगा। फिर हमने पुट x4 एंड z3। अब z4 की तो वैल्यू अभी आई नहीं है तो हमने x4 की आ चुकी है तो प्रीवियस वैल्यू जो है x4 वो हम यूज़ कर लेंगे, z4 नहीं है तो z3 यूज़ करेंगे इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हमने रखा है ये तो आया है y इज इक्वल टू 1.344। अब हम इसको भी लिख सकते हैं सो y इज इक्वल टू y4 बिकॉज फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो हम y को रिप्लेस कर देंगे y4 से, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पुट x4 एंड y4 वैल्यू इंटू थर्ड इक्वेशन, ठीक। तो z इक्वल टू 1/29 में हमने जब रखा x4 और y4 की वैल्यू तो आई 1.969, तो हमने लिख दिया z इक्वल टू z4। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने z को z4 से रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो हम देख सकते हैं थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हमारी और फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन दोनों सेम आई हैं। चलिए आपको अभी दिखा देते हैं। ये देखिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है x3 की वैल्यू 1.051, y3 की 1.344 और z3 की 1.969। ये फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में x4 इज इक्वल टू 1.051, y4 इज 1.344, y4 इज इक्वल टू 1.344 एंड z4 इज इक्वल टू 1.969, ठीक है। तो देखिए हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक सेम हो गया तो हम लिख सकते हैं सो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल टू फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन, सो x इज इक्वल टू 1.051, y इज इक्वल टू 1.344 एंड z इक्वल्स टू 1.969। यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो फोर्थ डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर फोर्थ डेसिमल प्लेस तक x y z की वैल्यू सेम लानी होगी अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है। हमने थर्ड डेसिमल प्लेस तक लिया तो देखिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन हमारी थर्ड डेसिमल प्लेस तक सेम आई है, तो हम लिख सकते हैं यही हमारा आंसर है थर्ड डेसिमल प्लेस तक। सो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी कुछ भी डाउट हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।